लगातार देश में जिस तरह का माहौल हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाले लोग और हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, इसका कितना नुकसान इससे हो रहा है, इस पे आज बात करेंगे। मेरा नाम है जसीम उल हक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। पिछले दिनों त्रिपुरा में क्या हुआ, ये हम सब ने देखा। भले ही राजनीतिक दल, प्रशासन, पुलिस बार बार कहती रही कि त्रिपुरा को बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। वो इसलिए कि जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां हैं वो इस पे लगातार नजर बनाई हुई थी, और जो विदेशों में जो अखबार है, जो टेलीविजन है, उसमें जो त्रिपुरा को लेकर खबर दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। खिलाफ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सरकार बता रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है, छोटी मोटी घटना हुई है, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है। इस वजह से पिछले दिनों हमने देखा कि एक बार लगभग मीडिया यूजर्स जो थे उसमें 102 लोगों पे यूएपीए लगाया त्रिपुरा पुलिस ने, जिसमें से कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 मुस्लिम हैं, यानी कि एक ही समुदाय के वो लोग हैं, 100 हैं। बार बार विपक्ष के लोग या जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सच दिखा रहे हैं और सच बता रहे हैं, उन्होंने बार बार सवाल किया। सोशल मीडिया पे भी ये सवाल बहुत तैरा कि जो त्रिपुरा में जिसकी वजह से घटना हुई है, हिंसा हुई है, उनमें से कितने लोगों पे यूएपीए लगाया गया, लेकिन इसका कोई जवाब त्रिपुरा पुलिस ने, प्रशासन ने नहीं दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाती है, वहां जो टीम जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील होते हैं, उसमें उनमें से भी 2 वकीलों को नोटिस भेज दिया गया यूएपीए के तहत, जो एक मुकेश हैं और अंसार इंदौरी हैं। इसके बाद भी कई एक्टिविस्टों पे इस तरह का नोटिस भेजा गया। पिछले दिनों 2 महिला पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गई त्रिपुरा, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, ये बोल के कि आपके ऊपर सेक्शन 120 बी, सेक्शन 153 ए और 504 के तहत आपके ऊपर एफआईआर लॉज है। और वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने ये एफआईआर लॉज करवाया है। ये लगातार जिस तरह से सिलसिला चल रहा है कि जो भी बोल रहा है सत्ता के खिलाफ, या ये कहे कि जो सच बता रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, वो जर्नलिस्ट हो, वकील हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई आम नागरिक हो, उसके ऊपर लगातार या तो केस दर्ज किया जाता है, यूएपीए लगाया जाता है, या फिर उसको सोशल मीडिया पे धमकी मिलती है। इसका नुकसान न सिर्फ यहाँ के बाशिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा थू थू हो रही है। बहरीन के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि बहरीन पार्लियामेंट में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब्दुल रज्जाक खत्ताब, जो लॉ मेकर भी हैं। वो बाजाब्ता पार्लियामेंट में खड़े होकर एक ड्राफ्ट पारित हो रहा है, जिसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि जो आसाम में, त्रिपुरा में, जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। अगर इसको देखते हुए भारतीय हुकूमत अगर कोई फैसला नहीं लेती है, जो मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जो घटना हो रही है उसको अगर फैसला नहीं लेती है, तो बहरीन और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड रिलेशन है उसको हम खत्म कर देंगे। जी, बहरीन और हिंदुस्तान के बीच $105 मिलियन का ट्रेड रिलेशन है, जो तकरीबन 8 अरब रुपया के आसपास होता है। यानी $105 मिलियन का जो रिश्ता है लेन देन का हिंदुस्तान यानी भारत और बहरीन के बीच, ये बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में बैठ के खड़े होकर कहा जा रहा है। और ये धमकी है एक तरह से कि अगर जो वायलेंस हो रही है, जो घटना हो रही है देश में, मतलब भारत में, अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो हम ये रिश्ता यानी कि ट्रेड वाला जो रिलेशन है वो खत्म कर देंगे। ये एक सीजे वर्लीमैन एक जर्नलिस्ट हैं, जो यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अब्दुल रज़ाक खत्ताब की वो वीडियो शेयर की है अपने ट्विटर हैंडल पे और लिखा है कि मुस्लिम इंडिया particularly in Assam and Kashmir are facing violence
यानी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, खास करके असम एंड कश्मीर में, वो वायलेंस फेस कर रहे हैं। अब्यूज एंड सिस्टमेटिक किलिंग, यानी कि उनको गाली दे रही है और गाली दिया जा रहा है, उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है और बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक किलिंग हो रही है उनकी। सेज बहरैनी लॉ मेकर अब्दुल रज़ाक खत्ताब, ये अब्दुल रज़ाक खत्ताब कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं। तो ये असर पड़ा है जो त्रिपुरा में हुआ है। लगातार देखा गया है कि कैसे एक समुदाय यानी कि मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, जलाया गया, मस्जिदें जलाई गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 19 मस्जिदों को जलाया गया। वहां जो बसने वाले मुस्लिम थे उनके घरों को आग लगाया गया। कैसे वहां पे वायलेंस हुआ ये सब ने देखा। उसके बाद लगातार उसके क्रम में असम हो, अमरावती हो, जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, लगातार हालात बिगड़ते गए। लेकिन प्रशासन खामोश रहा। खामोश इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियां जो खबर दे रही थी या सोशल मीडिया पे जो खबर आ रही थी, प्रशासन बार बार उससे इनकार कर रहा था। उसके बाद लगातार जो हालात देश में बदले हैं वो देखा है। हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों कैसे जो बीजेपी के एक एमएलए हैं वो बाज़ाब्ता धमकी दे रहे हैं और उसी स्टेज पे वहां के मुख्यमंत्री विप्लव देव भी मौजूद हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, प्रशासन खामोश है और यह खबर पूरे मीडिया से गायब रहती है। अब सोचिए कि वहां पे अगर कोई मुसलमान होता और इस तरह का स्टेटमेंट देता तो क्या हालत होती। और यही नहीं, इससे पहले भी सीए एनआरसी के टाइम में हमने देखा है कि लगातार जो गल्फ कंट्री हैं, खास करके इससे पहले भी सीए एनआरसी के टाइम में लगातार जो गल्फ कंट्री है उससे इस तरह की धमकी कहें या इस तरह का स्टेटमेंट आता रहा है कि जिस तरह से यहां के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उससे बाहर में बसने वाले लोग या रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो 3.5 लाख लोग हैं बहरीन से, अगर बहरीन सरकार निकाल देती है $105 मिलियन का जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया बहरीन के बीच में, वो अगर खत्म हो जाता है तो इससे किसका नुकसान होगा। और कतर में तकरीबन 7 लाख, वहीं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में लगभग 41 लाख लोग हैं। यानी कि बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरब की को अगर मिला लेते हैं तो जो भारत के निवासी हैं वो इन सब देशों में तकरीबन 85 लाख लोग हैं जो वहां बसते हैं, वहां काम करते हैं, वहां रहते हैं। ये सीधे सीधे अगर कोई सरकार इस तरह का फैसला लेती है तो सीधे सीधे 85 लाख भारत के निवासी पे असर पड़ेगा। इसका नुकसान किसको होगा? पूरे देश को होगा। भले ही सरकार हिंदू मुस्लिम करके कुछ 5 जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें कामयाब, किसी 1, 2 या किसी स्टेट में कामयाब हो सकती है, लेकिन जो बाहर विदेशों में जो यहां के लोग रहते हैं उनका कितना नुकसान होगा, देश का कितना नुकसान होगा, ये देश का कितना नुकसान होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है संभालना, देखना। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट होती है उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा ये सब मुहैया करें। लेकिन यहां तो कुछ और हो रहा है। आपको एक बात और बताते हैं कि जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में तकरीबन 34.5 लाख लोग रहते हैं। 34.5 लाख लोग अबू धाबी, शारजा और दुबई में रहते हैं। तकरीबन 34.5 लाख लोग यहां रहते हैं जो हिंदुस्तान के निवासी हैं। सऊदी अरब में तकरीबन 7 लाख लोग रहते हैं। यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग 40 से 45 लाख लोग हिंदुस्तान, भारत के लोग जो बहरीन, सऊदी अरब, शारजा, अबू धाबी, दुबई में रहते हैं। इसका सीधे नुकसान किसको होगा? अगर ये सरकार कोई कदम उठाती है यहां के हालात को देखकर तो सीधे सीधे नुकसान हिंदुस्तान को होगा, यहां के बसने वाले लोगों को होगा। और यह जिम्मेदारी बनती है सरकार की
कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, यहाँ एक ख़ास समुदाय यानी कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भले ही राजनीति फ़ायदा लिया जा सकता है उससे कुछ वक्तों के लिए, लेकिन मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि इससे पूरे देश का नुकसान होगा। ये सच है कि कोई भी पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन उसी की जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए या होती है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा, इन सब का ध्यान उनकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से हालात बिगड़ते हैं और खास करके हमने देखा है कि जब जब विधानसभा हो या लोकसभा का इलेक्शन आता है, इलेक्शन से करीब किसी न किसी स्टेट में यानी कि देश के किसी हिस्से में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे नुकसान एक समुदाय को होता है और ये टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से बार बार जो गल्फ कंट्री के तरफ से ये स्टेटमेंट CAA NRC के टाइम में हो या अभी त्रिपुरा को लेकर हो, ये आता रहा है। अभी बहरीन ने साफ तौर से कहा है कि अगर वहाँ के हालात ठीक नहीं होते हैं तो हमारा जो $105 मिलियन का ट्रेड रिलेशन है वो हम ख़त्म कर देंगे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैसे देखें और इस पे क्या स्टेटमेंट। अब देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।